Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 9 of decision making in non-profit sector in Pakistan. As far as today's agenda is concerned, we will be having a preview of the last lecture. Last lecture में हमने पढ़ा उसको देखेंगे. पाकिस्तान सिविल सोसाइटी पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, पाकिस्तान एनजीओ लीगल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस कौन सी हैं, किस तरीके से आप एक सोसाइटी को रजिस्टर करवाएंगे, एक ट्रस्ट को रजिस्टर करवाएंगे, वो कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी क्या होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रस्ट क्या होंगे, वक्फ और मुस्लिम ट्रस्ट को में किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, स्टेप्स इन्वॉल्व टू रजिस्टर अ नॉन प्रॉफिट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. उस तहत किस तरीके से आप कंपनी को रजिस्टर, नॉन प्रॉफिट कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे. फिर देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी विच इज अ रजिस्टर्ड वन एनजीओ, और उसकी एग्जांपल को देखेंगे कि वो किस तरीके से एज फार एज टैक्स इनकम टैक्स इज कंसर्न किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स की अथॉरिटीज के साथ लेजॉन करती हैं, वो क्या तरीका कार होते हैं कि अपने आपको टैक्स के तौर पर रजिस्टर टैक्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं. कंक्लूजन at the end it is followed by the last time we were on the legal framework of non-profit sector organization. We have studied various laws, type A, type B, type C and type D laws, and we have studied about the Securities and Exchange Commission of Pakistan के लॉ के तहत क्या होगा, ट्रस्ट एक्ट क्या होगा, चैरिटेबल एक्ट कौन सा होगा, वक्फ एक्ट कौन सा होगा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा होगा. एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने ये भी चीज देखी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 सब सेक्शन 1 ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान क्या लॉज दिए गए इन ऑर्डर टू से कि जी कोई बंदा अगर कोई एनजीओ खोलना चाहता है, कोई ट्रस्ट खोलना चाहता है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है तो उसको वो किस तरीके से खोलेगा, कौन सा लॉ जो है उसको ग्राउंडेड जो है लेजिटिमेसी फराम कर रहा है. तो वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 ऑफ द ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस सबसेक्शन 1 ऑफ द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत रजिस्टर करवाएंगे. तो वो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की भी, और साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉलो इन करती हैं. आज हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो की कि भाई अगर हम लोगों ने किसी सोसाइटी को रजिस्टर करवाना हो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, किसी ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना हो ट्रस्ट एक्ट के तहत, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाना हो, तो हम लोग वो कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, वो कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं, कवानीन हैं जिनको लेके साथ चलेंगे. पाकिस्तान सिविल सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट की बात की जाए तो फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटी आर कोडिफाइड इन द डॉक्ट्राइन्स ऑफ इस्लामिक फेथ एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न. पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी और चैरिटी इन दोनों की वजाहत लास्ट लेक्चर में हुई थी कि चैरिटी जो है वो रिलीफ के वक्त जो आप देते हैं या किसी मजबूरी के तहत देखते हैं, और फिलैंथ्रोपी हैज गॉट अ बिग मोटिव, बिग ऑब्जेक्टिव अंडरनीथ इट. और फिलैंथ्रोपी और चैरिटी आर कोडिफाइड इन डॉक्ट्राइन्स ऑफ इस्लामिक फेथ, जो हम इस्लामिक फेथ है हम इस कंट्री के अंदर, उसके तहत ये दोनों चीजें जो हैं कोडिफाई की गई हैं. जस्ट एज क्रिटिकली हाउएवर द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स ऑफ द कंट्री have directly impacted the growth of non-governmental organizations. थोड़ा सा political and social scenarios changes आई, उनकी changes की वजह से, developments की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज पे और फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स पे. हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे ये पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या था, ऑल्दो हमने पास्ट पे हिस्ट्री में बहुत क्लियरली और बहुत ज्यादा स्टडी की कि हिस्ट्री में कब से फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव शुरू हुए. पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ डेमोक्रेसी, पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट, ये तीन ऐसी रीजंस थी विच मेड डिफिकल्ट द वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी एंड दे मेड difficult civil society to flourish, and the lack of democracy, long term government का ना होना, poverty का issue, again it's a vicious circle of poverty in Pakistan and underdevelopment because of the fact that we are developing nation. तो वो भी एक तीन अदद ये reasons major पाई जाती हैं कि which is difficult for the civil society to flourish. और ये वो past एक छोटा सा और आज का present का glimpse है. Along with it, Pakistan till when it was given independence in 1947, NGOs has
has been playing the significant role at that point of time, where they were always there to fill the gap. And they were always there to fill the gap in the delivery of social services, such as healthcare and education, that the government was of the day was able or unwilling to provide. Well, this is again a critic eye from the social scientists, that they are only NGOs or only working on education or healthcare. Yes, they are there to fill the gap, and plus government has taken lots of initiatives, but at the end of the day, this is again a combined and collaborative effort. In अगर 1980s की बात की जाए, when the government began, तो बहुत सारी NGOs का जो है ना origin होता है. The use of NGOs to deliver government programs were started. The number of NGOs were increased, and the types of services again expanded for healthcare and education से बढ़ के अब advocacy और development की तरफ आ गई है. 1980 की दिहाई की ये बात है कि जब government ने they started concentrating on the services given by the NGOs, and they were recognizing the services given by the NGOs. The number of NGOs increased, or plus programs were initiated along with it. Health and education shift karke, now they in 80s they shifted to advocacy and other development initiatives. So there is a shift from one or two theme to other themes from non-government sector organization in 1980s, what we have witnessed also. According to the researchers, the contribution of non-profit sector in the economy of Pakistan is substantial. Yes, they played significant and vital role in the development of the country. This important role is just because to have a liaison between the state and non-government organization. तो non-profit sector organization में तीन organizations fall करती हैं, NGOs हैं, charitable trusts, charitable organization and trusts हैं. But if you talk about in Pakistan के अंदर आपने ये चीज देखी कि researchers ने भी ये बात बोली कि they are contributing heavily in the economy of Pakistan, and plus this important role, ये जो heavily important role है इनका, because of the fact that they have got good relationship, they have got harmonious relationship between the state and themselves, and in most non-developing countries or non-democratic countries, जहाँ पे democracy नहीं है, जहाँ पे voice of the people नहीं सुनी जाती, वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, while the Pakistani government does not actively discourage, पाकिस्तान में ये देखा गया कि discourage नहीं किया गया non-governmental organizations को, क्योंकि mostly they are working on the education, which is the requirement of the people, healthcare is the requirement of people, welfare services are the requirement of people. So the NGOs are there to take their attempt, and they are always engaged in social political advocacy. अभी भी citizen voice project की बात की जाए, जो voters को awareness देने की बात की गई, तो NGOs are mostly working underneath it. Then further fueling the appearance as far as the non-government sector organizations are concerned, the non-government sector organizations are seen as in competition as far as the funds and influence is concerned. एक या दो NGOs, they are targeting one funding authority, so they are always in competition. Further fueling the appearance that NGO are engaging in anti-state activities in the presence of foreign funding. So again, this is again a criticism from one school of thought, and they are of the view that NGO sometimes they deviate themselves from their own current theme. So Pakistan NGO legal regulations, there is no single body of law that governs NGO in Pakistan. एक law नहीं है जो NGOs को पाकिस्तान में run करता हो. The constitution, according to Article 17 of the constitution, it guarantees the citizens the right of making an institution or making a charitable organization, and the subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of public order. So in addition, depending upon the source, there are between 10 to 18 different laws in Pakistan, as we have discussed in the last chapter. हम लोगों ने last lecture में भी ये चीज discuss की कि there are more than 5 or 6 laws, and over here the author has said 10 to 18 different laws in Pakistan that may govern an NGO. Several of these laws, again ये laws जितने भी थे ये Britishers ने बनाए थे, and after partition again लेवाई किए गए in Pakistan and in India. So there are various kinds of laws that govern non-profit sector organization. Lekin majorly there are two sort of major laws. One is registration law, other one is taxation laws. So there are two major categories of NGO. One is registration law, other one is the taxation laws. Why most of the NGOs are unregistered? I'm still
still we are of the view that mostly organizations in Pakistan, we have witnessed non-governmental sector organizations, they are unregistered. They don't want to go for the registration. What's the reason behind it? If you go by the study which happened in 2000, the unregistered NGOs comprise 38% of all NGOs. यानी कि अगर 100% NGOs हैं तो 38% सिर्फ और सिर्फ unregistered हैं. Reasons, there are various reasons, but may include high registration fees. Yes, there is the discretionary and inconsistent implementation of the registration laws by the governing authority and the will of the non-government sector organization higher management. For those NGOs that do choose to register, and in order to register themselves, the NGOs must be having the ability to enforce by law. They need to follow the law. They need to follow the statutory requirements that force an NGO to become organized. They need to follow the legal status at the official level and among donors, the ability to open a bank account, the ability to sign contracts, the ability to indemnify employees, the ability to qualify for financial assistance and tax exemption. So there are various laws in order to register an NGO, which an NGO has to follow. First one is the ability that they need to enforce by laws. They need to follow the law and they need to register themselves under the law. Secondly, the statutory requirement that force an NGO to become organized. वो कौन सी requirements हैं statutory जिनको follow करके एक NGO जो है वो recognize होगी. The legal status at the official level and among donors. What is the, again, donor ऐसे नहीं funding देता, legal status को check करता है, उसके बाद funding देता है. The NGO must be having an ability to open an account, and the ability to sign contracts. Again, they need to have a qualified staff, the ability to indemnify employees, and the ability to qualify for financial assistance and tax exemption. Again, like I have told you, there are two sort of laws. One is registration law and other one is the tax law. टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है. तो पहली तो चीज़ ये कि एनजीओ को इन्फोर्स बाय लॉ होना चाहिए. सेकेंडली, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कि वो एक ऑर्गेनाइज एफर्ट में काम करे. थर्डली, लीगल स्टेटस होना चाहिए एनजीओ का. फोर्थ, इट हैज़ टू ओपन अ बैंक अकाउंट. फिफ्थ, इट नीड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स. Sixth, it need to indemnify employees, and they need to have an ability to qualify for financial assistance and tax exemption. Again, we are majorly focusing on the registration part of it. There are four major registration laws. The first one is the Societies Registration Act of 1860, which Britishers have found after watching the philanthropic initiatives of South Asian people. And then is a Trust Act of 1882. Then there's a Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance of 1961. And then Companies Ordinance of 1984. Now, majorly there are four major laws. First one is Societies Registration Act of 1860, then Trust Act of 1882, then Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance of 1961, and the Companies Ordinance of 1984. जो ये third law है, इसके तहत ये Sustainable Development Society, which is a Balochistan-based non-government sector organization, it is registered, and we will be having an example at the end of the day that what are the laws which Voluntary Social Welfare Agencies Registration Ordinance has to, they are implemented on NGOs with the help of that. And the Companies Ordinance 1984. So majorly there are four main registration laws. As far as the estimates for Voluntary Social Welfare Ordinance is concerned, registration is optional. Again, according to the 2000 survey, 2000 में जो survey हुआ, 40.5% of all registered NGOs are societies, and 15% are agencies registered under Voluntary Social Welfare Act or Ordinance, and 6% are trusts. So these are the organizations which are registered in the year 2000, and 40.5% of them are registered NGOs, 15% are agencies, and 6% are trusts under Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance of 1961. As far as the similarities under the law is concerned, there are various similarities among the four laws. Similarities can be found between and among the laws. Yes, for example, none of the registration laws prescribe a time period.
by which the government must accept or reject the application. So there is no prescribed time period which is mentioned for following the 4 laws. None of the registration law is there to prescribe the time period, so there is no time period either to government will reject it in 6 months, 4 months, 2 months, or they will accept it in a spur of a moment, or 2 months or 3 months down to the line, whatever the policy is. So basically right now there are, as far as the time period is concerned, there is none of the registration laws prescribed a time period. As far as similarities are concerned, each law requires a statement of objects and purposes, which is a legal constraint on an NGO activities. Statement of object must be having a purpose. Each registration act also requires that account be maintained in specified form and manner. Again, accounts को डोनर उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक आपके अकाउंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो एक स्ट्रीमलाइन फॉर्म में ना हो, और plus you must be having 3 years chartered accountant statements, then only then donor is going to give you the funding. However, if you talk about voluntary social welfare agencies ordinance and the companies ordinance 1984 require audits to be performed on accounts on the yearly basis, or then only then we can say that the non-government organization is without bias as far as accounts are concerned. So there are various similarities. First one is that every sort of an NGO, they must be having statement of objects and purposes, and each registration act also requires the accounts be maintained in specified form and manner. However, if you talk about voluntary social welfare agencies ordinance and the companies ordinance 1984, they require audit. Audit is the one to check the thresholds of the processes, whether the processes in order to provide the efficiency is in the right fashion, in the right manner, they are following 100% threshold, 80% threshold. So audit is going to tell you whether according to the voluntary social welfare agencies ordinance and the companies ordinance 1984, which is important, and audit is going to tell you whether your processes of the accounts are going towards the right direction or not. Voluntary social welfare agencies ordinance, it's an important ordinance. If you talk about this ordinance, then NGO they may engage in political activities. ये शर्त नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो political activity में engage हो. Each law also has a particular benefit. हर law का अपना एक benefit है, disadvantage भी है, and regulatory schemes are there and its own registration authority. Laws, as far as the most comprehensive of them are, again, I'm discussing voluntary social welfare agencies ordinance. It has got various characteristics. The provincial social welfare जो SWDs and PSWDs जो हैं, provincial social welfare departments, they oversee NGOs registered in VSWA ordinance. अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, जैसे कि ये NGO जो है, this Sustainable Development Society, it is registered in Balochistan and it is by provincial social welfare departments. Under that it is registered and provide more guidance. VSWA, this ordinance, provide more guidance in operating and managing an agency than the registration offices for societies and companies, which only seem to get involved when there is a dispute and if called upon by a court. So again, voluntary social welfare agencies ordinance is there. Social Welfare Department, SWDs and agency. Further, the SWD has developed a training institute for agencies in order to train them. However, it is not automatically available for every registered NGO agency. As far as the SWD, the Social Welfare Departments are concerned, they are training lots of NGOs, but mostly देखा गया है कि there are various NGOs which are unregistered, various agencies which are unregistered. Additionally, an agency may be eligible for funds for the social welfare departments, not available to other types of NGOs. So, अगर agency की बात की जाए जो कि VSWA यानी कि Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961 के तहत जो registered है, तो they are only liable to take the funds from social welfare departments, not from any other NGOs. So, types of registered organizations. First one is society. NGOs can be registered under the Societies Registration Act of 1860 for any literary, scientific or charitable purpose. ये तो ये बात शर्त, ये तीन शराइत जो हैं ये वाज़े कर दी गई कि पहली चीज़ है literary, then there is scientific, and third one is a charitable purpose. So NGOs can be registered under the Societies Registration Act of 1860 and for three major purposes. One is literary, other one is scientific, and third thing is charitable.
Societies Registration Act is the oldest non-government organization registration act, and societies are the most common and convenient form. Societies, they may be registered under this act include charitable societies, societies established for the promotion of science, literature, or the fine arts, for instruction, the diffusion of useful knowledge, the diffusion of political education, and the foundation or maintenance of libraries or reading rooms for general use among the members, or open to public, or public museums, galleries of paintings, and the works of art, collection and natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs. So society can work a lot in under this act. If we see, we can this law is covering science, it is covering arts, fine arts, politics, it is covering libraries, it is covering public museum, galleries, it is covering natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs. So it is covering lots and lots of subjects which are the part of public property, and even though which is the part of governmental property. So again, they are working, society can be there, a society for the promotion and elevation of Taekwondo, which is a game, it is there, society for human rights and prisoners aid is there. So there are lots of societies which are registered under this act, and they have got their own themes depending upon this law, which is binding them that they can only work in science, they can only work in fine arts, they can work in political education, they can work in the maintenance and making and maintenance of libraries, and they can work in the public. They need to initiate the public forums. They are working on a public museum and galleries of paintings. And equally, they are working on the natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments and design. So, and pardon my saying, like, charitable societies are still there. So this is a huge words of underneath the law, which is Societies Registration Act. A basic requirement to establish a society according to Societies Registration Act is like there are at least 7 members. Founders, 7 founders होने चाहिए, a signed memorandum of association by each founder, the copy of the society rules and regulations, a fee of 50 Pakistani rupees, an application submitted to the registrar of joint stock companies in the province in which the NGO is located. So अगर आपने society को register करवाना है तो पहली शर्त है कि 7 members होने चाहिए, then memorandum of association signed होना चाहिए, then copy of the society rules and regulations जो कि अभी मेरे पास ये मौजूद है, मैं आपसे discuss करूंगा, fee of 50 Pakistani rupees, an application submitted to the registrar of joint stock companies in the province in which the NGO is located. जिस एरिया में NGO located है वहाँ के joint stock companies के registrar को application submit करानी होती है. तो ये वो शराइत हैं, basic requirements हैं in order to establish a society. As far as memorandum of association is concerned, जो इसके अंदर जो आपने देखा कि that is the second शर्त, at least 7 founders तो हो जाते हैं. As far as memorandum of association is concerned, तो there are it may include the name of the NGO, XYZ जो भी name है, the province in which it is located, the objects for which it is established, the name, addresses and description of the members of the governing body, and the signatures of all these members, all those members which are on the founding on the level of founding and on the level of governing body. So the memorandum must be having the name of the NGO, the province in which it is located, the objects for which it is established, name, addresses, description of members of the governing body, and signatures of those members. So there 1 2 3 4 5 शराइत हैं कि ये चीजें होंगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की दूसरी शर्त है वो पूरी होगी. As far as other rules and regulations are concerned, the membership requirements, rules and regulations must contain membership requirements, the makeup of the governing body कि क्या किस तरीके की governing body होगी, मीटिंग और कोई कोरम की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो क्या होंगी, मीटिंग की नोटिस रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से दी जाएंगी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस तरह फ्लोट होंगे, इलेक्शन होगा तो प्रोसीजर क्या होगा, रिमूवल किसी ऑफिसर का करना है उसकी सीट से तो वो किस तरीके से किया जाएगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स ये क्या होंगे. Once you as an NGO,
आपकी एनजीओ है वो रजिस्टर होगी ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो अपॉन फिलिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द रजिस्ट्रार सर्टिफाइज दैट द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रार जो है जो सर्टिफाई कर देगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कि योर सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन कैन टेक एज लिटिल एज 2 weeks एंड देयर आर नो कंप्लायंस कॉस्ट। और वंस रजिस्टर्ड अ सोसाइटी इज कंसिडर्ड अ लीगल पर्सन विच कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड, मतलब कि उस पर केस किया जा सकता है और वो केस किसी पे कर सकते हैं। हैव जजमेंट्स इन फोर्स अगेंस्ट इट, sue its members, maintain बैंक अकाउंट्स एंड ओन प्रॉपर्टी। सो ये अगर एक दफा जब सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर सकते हैं, वो सू कर सकते हैं, वो खुद भी उनको लोग सू कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन सू कर सकती है, एंड दे कैन हैव जजमेंट्स इन फोर्स अगेंस्ट इट, सू इट्स मेंबर्स। अगर कोई इस तरह का मसला होता है, दे नीड टू मेंटेन बैंक अकाउंट्स एंड ओन प्रॉपर्टी। As far as structure of the society is concerned, societies are composed of governing body and members. The governing body is a group of governors, councils, directors, executives, commissioning trustees, or other body entrusted with the management of the affairs of the society. And must consist of at least 3 members होने चाहिए। पहली तो चीज ये कि गवर्निंग बॉडी और मेंबर्स हो, अब 3 से 3 एटलीस्ट मेंबर्स का होना जरूरी है in order to manage the activities of the society. The property of the society, if not vested in the trustees, vest in the governing body. अगर आप किसी ट्रस्टी को ये चीज नहीं देते हैं तो वो आप फिर गवर्नेंस बॉडी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे हुए हैं, कमिश्नर्स कमीशन ट्रस्टीज बैठे हुए हैं, आप अगर उनको ये चीज दी जाती है, उनको वेस्ट की जाती है। If duties include, its duties includes filing all required documents on an annual basis, hold annual meetings in compliance with the rules and regulations, meeting and reporting requirements. अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी अगर ट्रस्टीज के पास वेस्ट नहीं की गई तो वो गवर्निंग बॉडी के पास वेस्ट होगी, एंड इट्स ड्यूटीज इंक्लूड्स फाइलिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन एन एनुअल बेसिस एंड होल्ड एनुअल मीटिंग्स सो दैट टू फाइंड आउट कि कंप्लायंस हो रही है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि नहीं हो रही। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे भी बात की जा सकती है उस एनुअल मीटिंग के दौरान, और मीटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पे भी बातचीत होती है, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो हाईलाइट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट की को भेज दिए जाते हैं। As far AGMs yani annual general meetings are concerned, governing body is also responsible for holding annual general meetings of the members. A quorum consisting of, ये quorum is the terminology of non-government organization and it's consisting of major part of members, जो ज्यादातर लोग उसके अंदर शुमार किए जाते हैं, is required for the meeting. The accounting records of the receipts, assets and expenditures are audited by qualified auditors, and they are submitted to the members at annual general meetings with a statement of organization affairs, so they can decide about the fate of the organization, they can decide about the fate of certain portfolios underneath the organization. और ये एनुअल जनरल मीटिंग्स की खास चीज, जो खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो माइनर और मेजर कंप्लायंस नॉन कंप्लायंसेस हैं उनको नहीं ऑब्जर्व करता, ये इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे सर्विस जो फराम की जा रही होती है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में कि क्या वो सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। Once annual general meeting is finalized by the 14th day फॉलोइंग द 14वां दिन, जब 15वां दिन आता है, तो कोई इस तरह की अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती विद इन द मंथ ऑफ जनवरी, द सोसाइटी मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार अ लिस्ट ऑफ नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी। सोसाइटी जो है वो 14-15 दिन के बाद अपना रजिस्ट्रार जो सोसाइटी का होता है वो लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस और ऑक्यूपेशंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी जो है वो भेज देते हैं टुवर्ड्स द रजिस्ट्रार, एंड ये सारे के सारी डिटेल्स जो है जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग फ्लोट ऑन होते हैं उसके अंदर फराहम की जाती हैं। अगर देयर आर नो अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सस्पेंशन एंड डिसोल्यूशंस एज फार एज दोज आर कंसर्न्ड, दे आर आल्सो डिस्कस्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग्स। As far as
if society is not working properly, they are not following the themes on which society is based, on the purpose of which society is based, then the provisional government has got the right. They can take over the society at any point of time possible for 1 year, and it determines the governing body and is unable to discharge its duties and is unable to administer the society's affairs or meet its financial obligations, or acts in a manner contrary to the public interest or the interest of the members of the society. At the end of the period, the society is reconstituted in accordance with the Memorandum of Association and its rules and regulations. एक साल के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो उसको चेक करती है, अगर उस तरीके से नहीं चल रहा होता तो वो अपने तहवील में ले लेते हैं, और एक साल के बाद फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और उनके एमओयूज दोबारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अगेन फाइनलाइज्ड. अब लेट्स से कि वो डिसॉल्व कर दी जाती है. सोसाइटी में बी डिसॉल्व बाय द 3/5 वोट ऑफ द मेंबर्स, और द मेंबर कैन आस्क अ कोर्ट टू ऑर्डर डिसोल्यूशन. 3 से लेके 5 वोट हों तो सोसाइटी डिसॉल्व हो सकती है, या कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दे के सोसाइटी जो है डिसॉल्व की जाती है. हाउएवर, इफ द गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ अ कंट्रीब्यूटर टू और अदरवाइज इंटरेस्टेड इन द सोसाइटी, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले सोसाइटी में, द सोसाइटी नीड्स द कंसेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू डिसॉल्व. अगर गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट ले रही है, गवर्नमेंट फंड भी कर रही है सोसाइटी को, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो इस चीज को चेक करे कि इसको डिसॉल्व भी करना है कि नहीं करना. अगर डिसॉल्व हो जाती है और मेंबर ऑफ द सोसाइटी में ऑब्टेन एनी ऑफ द प्रॉफिट, देन भी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है दैट इज द होली सोली रिस्पॉन्सिबल. द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व सोसाइटी, जब सोसाइटी डिसॉल्व हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टी है must go to another society agreed to by 3/5 of the members or ordered by the court. Again 3 या से लेके 5 members का होना और कोर्ट के ऑर्डर्स का होना जरूरी है कि प्रॉपर्टी किसी और को दी जाए कि ना. अब तक जो बात की गई वो ट्रस्ट की, सोसाइटी की बात की. अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रस्ट की. अ ट्रस्ट इज अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू बोथ पार्टीज. कोई गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, बेसिकली ट्रस्ट बनाया इसलिए आता है कि वो गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन हो और इंस्टीट्यूशन हो, प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू बोथ पार्टीज. एक जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसको भी बेनिफिट हो, और इंस्टीट्यूशन जिसको वो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो उसको भी बेनिफिट हो, जो प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिट हो. एंड मे बी आइदर अ पब्लिक ट्रस्ट विच बेनिफिट्स द पब्लिक एट लार्ज, or private trust which benefits individuals. So there are two major sort of trust. One is a public trust, other one is private trust. Private trust is for specific set of individuals, and if you talk about public trust is at large for the whole public. Private trust for public charity are governed by the Trust Act 1882. So trust के अंदर दो चीजें. First thing is it's a gift of property to a person or to an institution, or इसमें providing benefit to both parties. Now it has got 2 trusts underneath. One is a public trust, other one is a private trust. Public trust जो होता है वो public के लिए एक large level scale होता है, और private trust की बात की जाए तो individual level. Private trust for public charity, अगर private trust है और वो public charity के लिए इस्तेमाल हो रहा था, they have to register under Trust Act of 1882. There is no law specifically governing public charitable trusts. However, a public charitable trust may register under one of the other registration acts, जिसमें जो ट्रस्ट का एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना जरूरी है. Now, in order to register a trust under the Trust Act of 1882, first, Trust Act include high level of control over the administration and management of the NGO. There is a succession in place and there are no members. Little to no interference from the outside, because that is a trust, तो बाहर से कोई interfere नहीं करेगा. A simple registration procedure is adopted. Irrevocability and eligibility for income tax exemptions, it needs to be included. Now, as far as trust, there are also no meetings. As far अगर आप देखें सोसाइटी के अंदर annual general meetings होती हैं, तो यहाँ पे there is no meeting or account. Maintenance is always requirement for a trust. A trust may be created for any lawful purpose and is created when the author of the trust indicates with the reasonable certainty by words or acts.
सो एन अटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट, पहली चीज ट्रस्ट के लिए जो कि ट्रस्ट बना रहा है, जो उसका फाउंडर है, उसकी इंटेंशंस होनी चाहिए टू क्रिएट अ ट्रस्ट. द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट it should be written once you are registering the trust underneath Trust Act. The beneficiary should be highlighted in detail. The trust property and transfers to the property to the trustee, and it should be also highlighted in detail. When is trust registered? कब वो लम्हा आता है जब ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है? ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड व्हेन द ट्रस्टीज, एनी नंबर, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, फाइल द ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट की एक डीड होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन बोथ पार्टीज, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट विद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एंड देन दैट स्टैम्प्स द डॉक्यूमेंट. और अगेन जिस वक्त ट्रस्ट रजिस्टर होता है ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, तो ट्रस्ट डीड जो है वो देनी पड़ जाती है बाय द ट्रस्टीज, और देन दे नीड टू स्टैम्प दैट डीड अप. A trust is bound to, जो ट्रस्टी जो ट्रस्ट को हेड कर रहा है, he is bound to fulfill the purpose of the trust, जो भी पर्पस पे ट्रस्ट बना, and is to obey the directives of the author of the trust. A trustee is also bound to deal with the trust property as carefully as the man of ordinary prudence. So one has to be honest, one has to be loyal once you are spending an amount from the trust, and plus you can't take a property from the trust. You can't even though ask for the property in the trust. That is not legally, it's not legally इसकी इजाजत नहीं दी गई. और according to the Trust Act के तहत person has to bind the rules and regulation. First, the purpose of the trust should be followed, and the directives जो के उनके जो authors की तरफ से, trust के authors की तरफ से आते हैं, that उनको obey करना. Trust is also bound to deal with the trust property as carefully as possible as a man of ordinary prudence. A trust must keep clear and accurate accounts of the trust. ये जी बहुत important चीज है कि it should be carefully examined. Property should be carefully seen and furnish the beneficiary with full and accurate information. अब कोई beneficiary आता है और उसको ट्रस्ट के हवाले से information चाहिए, तो आपने पूरी और complete information देनी है, ना कि आपने कोई बात बीच में से खा लेनी. The beneficiary has a right to inspect and the copies of the trust instrument and other trust documents. जो beneficiary है ट्रस्ट का, उसका right है ये कि वो किसी वक्त भी आके ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो है वो तलब कर सकता है, वो मांग सकता है, उनको देख सकता है, और ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है. सो अगेन वन हु इज रनिंग द ट्रस्ट, ही मस्ट बी एन ऑनेस्ट एंड नोबल ह्यूमन. ट्रस्ट जो है दैट कैन बी डिस्चार्ज, or it can be discharged upon extinction of the trust, completion of its duties according to the trust instrument, upon an appointment of a new trustee, by consent of trustee and beneficiary, or by the order of the court. A new trustee may be appointed according to the trust instrument or by the author of the trust. So trustee जो ट्रस्ट को संभाल के बैठा हुआ है, उसको वो किसी वक्त भी डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर वो अपॉन एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्रस्ट पे काम नहीं फॉलो कर रहा, कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज को नहीं देख रहा है. अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट ही इज नॉट वर्किंग और शी इज नॉट वर्किंग, बट द कंसेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड द बेनिफिशियरी, ट्रस्टी का और बेनिफिशियरी का कोई आपस का कंसेंट है तो उस लिहाज से, कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो उस लिहाज से भी, और न्यू ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट. ट्रस्ट कब डिसॉल्व होता है? Upon the Trust Act, if we go further, 1882 का Trust Act देखें, the trust is extinguished if the purpose for which it was created is completed. The purpose become unlawful. आपका वो purpose achieve हो गया और वो अगर unlawful हो गया. The fulfillment of the purpose become impossible. आपका जो purpose था वो impossible था, आपने वो achieve नहीं किया. The trust is revoked. अब ये 4 शराइत हैं जिसकी बेस पे ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जाता है. पहली शर्त ये कि जो वो पर्पस पे बना वो जनाब उस पर्पस को कंप्लीट नहीं किया गया. सेकंड शर्त, अनलॉफुल एक्ट कोई पर्पस है ट्रस्ट के अंडर हो रहा है तो डिसॉल्व हो गया. कोई ऐसा फुल पर्पस को फुलफिल किया गया जो कि इम्पॉसिबल था और इम्पॉसिबल पर्पसेस रखे हुए थे सामने, और ट्रस्ट जब रिवोक हो गया. Now, as far as the trust के आगे चलें तो Muslim trusts are there which are known as waqfs. Another type of trust they may serve as NGO is waqf. Waqf also spelled as waqf
are Muslim trust initially created for personal benefit or the benefit of one descendants but eventually expand to the benefit the public. So पहले स्टार्ट में जिस वक्त ये बना, ये अलग एक और टाइप की ट्रस्ट की टाइप है जिसको वक्फ भी कहते हैं और एब्रीवेशन इसकी WAKF भी है, और मुस्लिम ट्रस्ट के तौर पे ये आया सामने, और इनिशियली इट वाज क्रिएटेड फॉर पर्सनल बेनिफिट। आप देखें 1920 की या 30 की दिहाई के अंदर ये चीज बनी, और द बेनिफिट ऑफ वन डिसेंडेंट, कोई बाद में आपके लवाकिन है उनका एक को हेल्प करने के लिए, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे it expanded to the public level, Islamic public level. Waqf may be created for any purpose recognized by Islam as religious, pious or charitable. So Waqf is another type of NGO and it is based on the same principle of the Societies Registration Act, लेकिन इसके principles में it is an Islamic, जो इस्लाम के अंदर जो वज़ा की गई हैं, जैसे चैरिटी है, रिलीजियस है, पायसनेस है, उन तरीकाकार को लेकर आना। वक़्फ़ आर क्रिएटेड फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, दस वक़्फ़ प्रॉपर्टी वेस्ट इन गॉड। ये बहुत बड़ी बात है कि इट इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत के बेनिफिट के लिए वक़्फ़ बनाए जाते हैं। एंड वक़्फ़ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन गॉड। Musliman Waqf Act 1923. Now, Musliman Waqf Act 1923 and the Provisional Waqf Property Ordinances of 1979 govern the management and administration of Waqf. So again, there are two major acts of an ordinance. One is Muslim Waqf Act of 1923 and the Provisional Waqf Property Ordinances of 1979. Then they govern the management and administration of Waqf. The Musliman Waqf Act 1923 requires that within 6 months of the creation or the matawalli, the trustee, the head of the Waqf, of every Waqf must submit a statement of particulars to the local court, which includes, अब 6 महीने जब से ये बना वक्फ बना और मुसलमान वक्फ एक्ट के तहत, तो 6 महीने के अंदर जो मतवल्ली है, जो वक्फ का जो हेड है, जो ट्रस्टी है, उसने 6 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, ग्रॉस एनुअल इनकम वक्फ की कितनी है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनकम सिंस क्रिएशन ऑफ वक्फ कितनी है, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्सेस एंड रेंट्स एनुअल पेड कितने, एन एस्टिमेट ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर्स कितने, एन अकाउंट्स ऑफ द अमाउंट्स ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस कितने, और एनी अदर पर्टिकुलर्स कुछ अगर हैं तो वो भी जो मतवल्ली है वक्फ का, वो अकॉर्डिंग टू वक्फ मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 के तहत वो कोर्ट को ये चीजें शो करवाएगा। और देयर आर सर्टेन इम्प्लीकेशंस ऑफ वक्फ एक्ट 1923। क्यों किया जाता है? द स्टेटमेंट मस्ट बी कैंपेन्ड बाय द डीड और अदर क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट। जो मतवली है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ये नहीं लेके जाएगा जो कि पीछे बता दिए गए हैं, इसके साथ साथ भी स्टेटमेंट मस्ट बी कैंपेन्ड, जो डीड स्टेटमेंट है वो लेके जाएगा। एडिशनली द मतवली मस्ट एनुअली फाइल विद इन द कोर्ट एन ऑडिटेड स्टेटमेंट, जो ऑडिट होगा उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे। फंड्स कितना रिसीव हुआ, कितना खर्च हो गया, वो स्टेटमेंट जो है मतवली हर कोर्ट, वो लोकल कोर्ट में, प्रोविंशियल कोर्ट में पहले जाके जमा कराएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर टाइप्स ऑफ एनजीओस, जो दूसरी एनजीओस हैं, वक्फ कैन नॉट बी मॉडिफाइड और टर्मिनेटेड। ये मॉडिफाई भी नहीं हो सकता, ये टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता। फर्दर द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ मे नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑल्दो ये गवर्नमेंट जो है कन्फिस्केट भी नहीं कर सकती वक्फ एक्ट की तहत जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। ऑल्दो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट मे एज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट खुद से एज्यूम करती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, सच एज व्हेन द फाउंडर डाइज। जब फाउंडर मर जाता है तो अगेन कोर्ट आती है और वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सारे वक्फ की एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना। Government may also dispose the property to another waqf or invest the procedure in according to the with the waqf directives। जिस तरह भी जो भी कंप्लायंस का तरीकाकार है उसको फॉलो करती है गवर्नमेंट। अब क्योंकि ऐसा वक्फ का फाउंडर है, वो उसकी डेथ हो गई है, तो डिस्पोज करना भी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट का काम है। Agencies, non-government organizations may registered under Voluntary Social Welfare Agencies Registration and Control Ordinance of 1961। ये एजेंसीज, इसके यहाँ टर्मिनोलॉजी है, इस ऑर्डिनेंस के तहत एक टर्मिनोलॉजी है, और ये वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस। और इसके तहत एजेंसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और अंडरटेकिंग
established by one person of their own will, by persons of their own will, for the purpose of rendering welfare, rendering कहते हैं कि welfare services देना, render करना, in any one or more of the prescribed fields and depending for its resources on public subscription, donations or government aid. सो वॉलंटरी सोशल वेलफेयर जो एजेंसीज का ऑर्डिनेंस है, रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस को VSWA भी एब्रीवेशन लिखा गया, 1961 में बना और इसके तहत एजेंसी उस चीज को कहा जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एन एसोसिएशन भी हो सकती है, और अंडरटेकिंग established by persons of their own free will for the purpose of rendering, यानी कि लोगों को वेलफेयर सर्विसेज देने के तहत in any one or more of the prescribed field, जो कि हम आगे देखेंगे, depending for its resources on public सब्सक्रिप्शंस, जो इसके सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, फंड के, वो डोनेशन पब्लिक की तरफ से भी हो सकती है, डोनेशंस भी दिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट एड भी आ सकती है। तो जो प्रोस्क्राइब फील्ड्स हैं उसके अंदर चाइल्ड वेलफेयर के अंदर भी वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्डिनेंस के तहत काम किया जाता है, एजेंसी काम करती है। वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिलीज्ड प्रिजनर्स, यूथ वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स, वुमेन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द बैगर्स एंड डिस्ट्यूट, ट्रेनिंग इन सोशल वर्क, वेलफेयर एंड rehabilitation of patients, family planning, welfare of aged and infirm, recreational programs, welfare of the physically and mentally handicapped, coordination of social welfare agencies। तो ये वो सारी की सारी फील्ड्स हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर भी है, यूथ वेलफेयर भी है, वुमेन वेलफेयर भी है, ट्रेनिंग इन सोशल वर्क भी है, फैमिली प्लानिंग भी है, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स भी हैं, और इसके साथ साथ ये वो फील्ड्स हैं, प्रोस्क्राइब फील्ड्स हैं जिसमें एजेंसी काम करती है, जो कि वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1961 के तहत रजिस्टर्ड होती है। Now, as far as registration is concerned, registration in this ordinance is mandatory for any NGO which is performing work in this prescribed field, which I have mentioned earlier. और जो जितनी भी NGOs हैं उनके लिए मैंडेटोरी है कि वो इस लॉ के तहत रजिस्टर्ड हों। एजेंसी फाउंडर्स must submit an application to the direction of social welfare along with the constituency of the agency and a receipt for 25 Pakistani rupees paid to the Provincial Social Welfare Department SWD को 25 पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो पे करने होते हैं। एजेंसी फाउंडर मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन डोजियर टू द डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर DSW को, डिपार्टमेंट को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये अपनी एप्लीकेशन देनी होती है और वो इस चीज का एनालिसिस करता है प्रोविंशियल लेवल पे। द एप्लीकेशन मस्ट स्टेट द नेम, द एड्रेस, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, द एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस थीम का ऑपरेशन कर रहे हैं, किस रिलीफ की उस पर काम कर रहे हैं आप। जैसे मैंने पीछे प्रोस्क्राइब फील्ड बताएंगे आपको, बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, नेम, एड्रेस अलोंग विद द थीम इन विच दे वांट टू वर्क। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, how the agency will be financed, the names, occupations and addresses of the founder members, the name of the agency's bank जहां पे एजेंसी का बैंक अकाउंट रजिस्टर, बैंक अकाउंट मौजूद हो। So application must state the name, the address, the aims and objectives, the area of operation, how the agency will be financed, कौन किस तरह एजेंसी को फाइनेंस किया जाएगा, नेम्स, ऑक्यूपेशंस और एड्रेसेस ऑफ द गवर्निंग बॉडी जिसके अंदर मौजूद है, और नेम ऑफ द एजेंसीज बैंक जिसके तहत उन एजेंसी का अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसका क्या नाम है। तो ये वो एप्लीकेशन के अंदर जब आप प्रोविजनल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पास जाएंगे और उसको एप्लीकेशन देंगे, तो अलॉन्ग विद इट यू नीड टू गिव द एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन के अंदर नाम हो आपका, एड्रेसेस हो, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हो, एरिया ऑफ ऑपरेशन हो, एंड हाउ द एजेंसी विल बी फाइनेंस, नेम्स एंड ऑक्यूपेशन, एड्रेसेस ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स एंड नेम ऑफ द एजेंसी बैंक। ये जो मेरे सामने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी का है, तो इसकी भी MOA जो है उसके अंदर ये चीज मेंशन्ड है, नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, करेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो वी विल सी इन डिटेल एट द एंड कि ये what this document says under Voluntary Social Welfare Ordinance Act of Ordinance of 1961. So Constitution must include जो Constitution है सोसाइटी का, the name, addresses, area of operation and aim of the agency, the requirements for membership, किस तरीके से requirements दी जाएंगी membership की, उनकी क्या eligibility होगी, कौन सी categories हैं उसकी members होंगे, administrative procedures कौन कौन से हैं, rights and privileges
कौन सी दी जानी चाहिए, प्रोसीजर किस तरह का होगा, सस्पेंशन का, कैंसिलेशन का, प्रोसीजर फॉर रिस्टोरिंग मेंबरशिप्स क्या होंगी, द लोकेशन क्या होगी, एजेंसी की ब्रांचेस किस किस जगह पे, सोसाइटी का क्या एक ऑफिस होगा या देयर आर सब ऑफिसेस टू, द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या सेंट्रलाइज सॉर्ट ऑफ होगा या डिसेंट्रलाइज होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग एंड नोटिसिंग मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स जो होनी है वो किस तरीके से होंगी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सच एज प्रोसीजर फॉर विड्रॉइंग फंड्स, कोई फंड्स को बाहर निकालना है, पैसे को निकलवाना है और ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका क्या तरीका कार होंगे, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेकर आनी है वो किस तरीके से लेकर आएंगे। सो इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, आपकी एप्लीकेशन प्रोविजनल सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है PSWD, वो अगर डायरेक्टर जो है वो रिजेक्ट कर देता है, द फाउंडर्स में अपील, अपने अपील फाइल करनी है 30 दिनों के अंदर और एजेंसी में स्टार्ट फंक्शनिंग 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगी तो उसके 3 महीनों के अंदर जो है इट में स्टार्ट वर्किंग एंड मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ इट स्टार्ट विद इन 15 days, और 15 दिनों के अंदर ही जैसे ही वो स्टार्ट हुई है तो 15 दिनों में रिपोर्ट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि वी हैव इनिशिएटेड आवर सोसाइटी। Government involvement and reporting requirements should also see in picture. As far as suspension of under voluntary social welfare ordinance is concerned, the registrar may suspend the governing body of an agency if there is any irregularity in the funds, maladministration in the conduct of affairs or failure to comply with the ordinance. देखें जी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि गवर्निंग बॉडी ऑफ एजेंसी उसकी कोई इरेगुलरिटी है फंड्स की, रजिस्ट्रार उसको सस्पेंड कर देगा। मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट 100% ऑनेस्ट टू द कंडक्ट अफेयर्स, देन देयर इज फेलियर टू कंप्लाई, कंप्लायंस आपने नहीं की जिस ऑर्डिनेंस के तहत आपने अपनी सोसाइटी एजेंसी को रजिस्टर करवाया। सो रजिस्ट्रार इज देयर टू सस्पेंड द गवर्निंग बॉडी। रजिस्ट्रार विल देन अपॉइंट अ केयर टेकर गवर्निंग बॉडी, और जब सस्पेंड हो जाएगी गवर्निंग बॉडी तो केयर टेकर आ जाएंगे और 5 बंदों से ज्यादा नहीं होते वो, एंड दे हैव द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। When the society is terminated, thereafter the provisional government may reinstate the original governing body, dissolve the agency and reconstitute the governing body as it thinks fit. ये अगर आपकी सोसाइटी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है दे आर गोइंग टू टेक द रोल टू फाइनलाइज who is going to be reinstated as the original governing body and they are going to dissolve the agency or reconstitute the governing body as they think it suits. So the agency may appeal, again 30 दिनों का टाइम है, सस्पेंशन के बाद एजेंसी में आप अपील कर सकते हैं। Provisional government may also dissolve an agency after giving it an opportunity to be heard, और आपको वजाहत का मौका मिलता है और रजिस्ट्रार अगर ये फाइंड आउट कर ले कि एनजीओ इज एक्टिंग इन डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर ऑन विच अंडर द लॉ दे हैव फाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव फाउंड और अंडर द ऑर्डिनेंस दे हैव फाउंड दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड लॉ इज गोइंग इन डिफरेंट, लॉ सेज डिफरेंट डायरेक्शन, देन ऑन दैट डिफरेंट फुटिंग्स रजिस्ट्रार इज देयर and he or she can take immediate court measures and they can come up with the different rules altogether in a manner prejudicial to the interest of the public, जिस तरह बेहतर लगे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का ये काम बनता है। वंस एजेंसी इज डिसॉल्व्ड, जब एजेंसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, एडिशनली ए गवर्निंग बॉडी और इट्स मेंबर्स कैन नॉट डिसॉल्व द एजेंसी ऑन देयर ओन। ये बात बता देता हूं आपको कि गवर्निंग बॉडी और इसके मेंबर्स जो हैं वो एकदम से डिसॉल्व नहीं कर सकते एजेंसी को। 3/5 मेजॉरिटी चाहिए मेंबर्स की। दे कैन अप्लाई टू प्रोविजनल गवर्नमेंट टू डिसॉल्व इट। Once an agency is dissolved, जब एजेंसी डिसॉल्व होती है, the provisional government may appoint a competent person to head its affairs and order the remaining asset, or after satisfaction of the NGO debts, to be transferred to another agency with a similar purpose. अगर कोई चाइल्ड लेबर में एजेंसी काम करते करते दे आर फ्लॉप, दे हैवंट वर्क टू दे हैवंट कम डू कंप्लायंस विद द ऑर्डिनेंस, देन 3/5 मेजॉरिटी ने भी जाके अपील कर दी प्रोविजनल गवर्नमेंट में, तो नया कोई बंदा जो कि ऑनेस्ट ह्यूमन है उसको या तो वो जगह दे दी जाएगी या उसके जो एनजीओ के डेप्थ्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसी और सेम थीम एनजीओ पे।
और जिसका सिमिलर पर्पस है। और एज फार एज पेनल्टी इज कंसर्न, पेनल्टी का मेन ये चीज है कि अगर आपने VSWA यानी कि वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत आपने कंप्लाई नहीं किया, तो इट मे बी पनिश्ड, वन कैन गो टू जेल फॉर 6 months एंड फाइन ऑफ 2000 पाकिस्तानी रुपीस। और ये अब अमाउंट बढ़ा दी गई है, लेकिन ये है कि पनिशमेंट जो है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया और आप किसी मैल एडमिनिस्ट्रेशन में अलॉन्ग विद दैट कोई फ्रॉड में या कोई एजेंसी किसी और मोटिव के लिए काम कर रही है, वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961 को ब्रीच कर रही है, तो देन कोर्ट इज गोइंग टू पनिश द मेंबर्स एंड 6 months जेल जो है उसका वर्डिक्ट है। और 2000 रुपए से अब तो ज्यादा हो गई अमाउंट। एवरी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एजेंसी, कोई भी डायरेक्टर है या एजेंसी का कोई ना ऑफिसर ही क्यों नहीं, अनलेस ही प्रूव्स दैट his offense was committed without his knowledge or consent is deemed to be guilty of such offense। ये कोर्ट की बात है कि अगर कोई डायरेक्टर या कोई ऑपरेटर ऑफ एजेंसी अपनी जो है वो ऑफेंस, अपनी गिल्ट, अपनी जो ऑफेंस के बारे में ये कह दे कि ये उसने कमिट नहीं किया और प्रूफ्स ना दे, अगर प्रूफ दे दिए तो फिर तो कोर्ट उसको छोड़ देगी, फिर 6 महीने की जेल नहीं होनी। लेकिन अगर वो आपने नहीं दिया, आपके पास कोई विटनेसेस नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, देन यही समझा जाएगा कि दिस वाज डन बाय दैट ऑफिसर, दैट सेम एंटिटी जिसने ये गलत किया, और डीम टू बी गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। As far as Memorandum of Voluntary Social Welfare Ordinance is concerned, I have told you that in the last of this lecture we will be reviewing a memorandum of Sustainable Development Society, which is Balochistan-based NGO, and it is registered under Voluntary Social Welfare Ordinance Act of 1961, और बलोचिस्तान में ये रजिस्टर हुई है। In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, memorandum of the Association of Sustainable Development, name is SDS, Sustainable Development Society. The name of association is again registered office is told, it's situated in the province of Balochistan. Character of the society, the society shall be a non-governmental, non-profit, non-sectarian body for physical and social development and research based, that will operate within the legal frameworks governing such organizations in Pakistan. Objectives, there are more than 22 major objectives of this society: to mobilize, motivate, organize HR, to establish infrastructure by tapping the indigenous local resources, to promote, undertake male and female education, to eradicate harmful drugs and their usage from the society, to establish, erect, construct, organize, run and manage townships, followed income group of people, to train people of rural communities, to establish, maintain, erect, construct, organize, run dispensaries, basic health units, etc., to serve as a support group to the government, to manage turn to account. So there are so many, to promote Quranic education and spread Quranic knowledge by teachings of Holy Quran, to foster, set up, promote and aid to the care of sick, कोई बीमार है तो उसकी केयर करना, to introduce women in development, to provide for research, training and seminars and conferences initiatives, and to provide consultancy, management, monitoring and evaluation services for physical and social development, to print, publish, issue, circulate, assist and aid in printing, to raise and borrow any money or fund in order to do charity, to borrow, raise or secure the payment of money, to accept subscriptions and contributions, to receive and accept gift grants. To the society will work together with the nominated members of local bodies. The society will work for human rights. Income and property of the society for promotion. Again, it is followed by income and property of the society for promotion. A memorandum of the society. The members of the society, there are 7 members. Liability is limited. Interpretation is there. Honorary members, the member
टू फर्दर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, एक्सक्लूशन कोई मेंबरशिप से एक्सक्लूड किया जाता है उसको, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स ऑन ऑनररी मेंबर्स क्या होते हैं, तो जब भी रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्डिनेंस के तहत, तो आपको ये इस तरह का एक मैनिफेस्टो अपना बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ये मेंशन करनी पड़ेंगी कि कौन सी ऑनररी मेंबर्स हैं आपके, मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, कोरम क्या होगा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कौन होगा, प्रोसीजर पोल जब इलेक्शंस होंगे क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होंगे, प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, स्पेशल पावर गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर. सो देयर आर सो मेनी लीगल terminologies which are over here, along with the structures, how the organization is structured, and plus it is stamped on every single page of a memorandum by the voluntary social welfare agencies ordinance stamp, and it is a legal non-government sector organization. The work they have done as far as the achievements are concerned in Balochistan, achievements of the society, the organization has carried out different projects to achieve the organization objectives. Project title establishment of plant nursery, then इसमें 5000 लोगों को इन्होंने टारगेट किया, establishment of non formal school पे काम किया इन्होंने, 2 सालों का प्रोजेक्ट था, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम पे काम किया खेलरगी डिस्ट्रिक्ट पशीन में, 6 months का प्रोजेक्ट था, और 40,000 वाटर ट्रेंचेस बनाई गई, 50 चेक डैम्स बनाए गए. अगेन जो था कंजर्वेशन ऑफ स्कार्फ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व किया गया और सर्वे किया गया उसका. फिर देयर आर ट्रेनिंग्स, फ्यूल एफिशिएंट स्टोव मेकिंग की ट्रेनिंग दी गई, followed by the audit accounts of the year. So this sustainable development society, like other societies, they are really working. This was the registration law, और registration law of the society. Trust को किस तरह register करना है, वक्फ एक्ट को किस तरह, वक्फ को मुस्लिम ट्रस्ट को किस तरह register करना है. No, as far as the income tax is concerned, according to Income Tax Ordinance 1979 or 2001 or 2, any person who is earning more than 1,40,000 to 2 lakh rupees per annum, he or she is considered as an SSC. And the law says if there is a foreign expatriate, कोई foreign expatriate है जो कि पाकिस्तान में काम करने आया हुआ है NGO की तरफ से, then अगर उसने 90 दिन से 180 दिन गुजार लिए पाकिस्तान में, तो he or she is liable to pay tax. This is for the individual perspective. Now NGOs may be eligible for income tax exemption. NGOs को income tax exempt होता है, like British Council को भी exempted है, Save the Children को भी exempted है, income tax ordinance, but they need to apply for that exemption. The ordinance provides for a relatively complicated and confusing system. Only registered NGOs may apply for an income tax exemption to the Central Board of Revenue, CBR, the Federal Tax Authority in Pakistan, which is a federal tax authority in Pakistan. सिर्फ registered NGOs ही tax को exempt करवा सकती हैं. Categories under CBR, there are 3 categories of charity: informal, trust and other legal obligations, which include waqf, societies, agencies and non-profit companies and organizations provided by the Commissioner of Income Tax of CBR, Central Board of Revenue. 3 category बना दी गई. एक पहली जी charity है, trust, informal, फिर informal trust and other legal obligations हैं, which include waqf, societies, agencies and non-profit companies, and organization, again Commissioner of Income Tax of the CBR, Central Board of Revenue के तहत ये उन्होंने कैटेगरी बनाई है. As far as tax exemption is concerned, any income of a trust, कोई भी इनकम जो है ट्रस्ट की, वेलफेयर इंस्टीट्यूट की और नॉन प्रॉफिट सेक्टर NGO की या नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रॉम डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस, डोनेशन से आई, कंट्रीब्यूशन से आई, सब्सक्रिप्शन से आई, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आई, तो इन सिक्योरिटीज, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड इफ द इनकम वाज स्पेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऐसी इनकम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले रही in the form of donations, subscriptions and as far as contributions are concerned, then they are exempted from tax if the income was spent towards the objectives of the organization on which the trust is made, charity is based, on the which non-government sector organization is based.
So in addition, income from investments, grants received from the federal or provincial government or property held under trust or other legal obligations for religious and charitable purpose is exempted. So investment किसी किस्म की, grant किसी किस्म की, कोई federal or provincial grant आई है, property held by the non-government sector organization, trust and other legal obligations for religious and charitable purposes के लिए it is exempted, tax exempted है. लेकिन provided that you need to have a tax exemption registration underneath the income tax ordinance authorities, which is Central Board of Revenue. Income received by the religious or charitable institution from voluntary contributions in which applies solely to the religious or charitable purpose of the organization is exempted. Again, कोई डोनेशन, कोई ऐसी चीज जो कि सब्सक्रिप्शन या चैरिटेबल कोई इंस्टीट्यूशन ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इकट्ठे किए हैं, दे आर टैक्स एग्जेम्प्टेड. द इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स established solely for educational purpose is also exempted if the income is applied to only educational purpose, not given to any of its members, then it is again tax exempted. As far as application procedure is concerned, in order to have an exemption from the tax authorities, then NGO must submit an application that provides the name of the NGO, the address of the NGO, the date when it is registered under any act, the aims and objectives of the NGO, the law under which the NGO was registered, its registration number and the date of the registration, whether the NGO registration documents conform to the ordinance, detail of the intended beneficiaries, the number of the members, the start and end date of the NGO fiscal year, and last is the book of accounts. It should be regularly maintained because donors has to come, then donors उस वक्त डोनेशन नहीं देते जब तक आपके पास 2 या 3 सालों की चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टेटमेंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स नहीं होती. तो जब भी आपने बीइंग एज एन एनजीओ हेड आपने अप्लाई करना है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, तो आपके पास नेम ऑफ द एनजीओ, एड्रेस ऑफ द एनजीओ, द डेट रजिस्टर्ड, व्हेन वाज रजिस्टर्ड, वेयर वाज रजिस्टर्ड, द डेट्स, the aims and objectives, the law under which NGO is registered, NGO registration documents conform to the ordinance, intended beneficiaries कौन से उनकी डिटेल, the number of members कितने हैं, start and end date of NGO fiscal year में, और book of accounts maintain हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसकी बेस पे CBR जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान, वो आपको टैक्स एग्जम्पशन NGO को देगा. Tax exemption status is granted and NGO must annually submit to the commissioner, और जो tax exempted अगर status मिल गया तो वो NGO must annually submit to the commissioner a statement of the audited accounts जो कि chartered accountants आके audit करेंगे, statement of income and donations received or paid, आपने कोई हासिल की है या आपने कोई पे किया किसी पे लगाया है, तो वो सारी की सारी इनकम और डोनेशंस जो हैं उसकी रसीदें सारी की सारी कमिश्नर डिमांड करेंगे आपसे अगर आपको एग्जम्पशन कंटिन्यू करवानी है. लिस्ट ऑफ डोनर्स कौन से हैं, बेनिफिशियरीज कौन से हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज फंडिंग जो कि फंडिंग यूटिलाइज नहीं हुई, और रीजंस फॉर सेटिंग द फंडिंग असाइड, अगर पैसा को अलहदा रख दिया गया, उसको लगाया नहीं गया, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये पैसा क्यों नहीं लगा. टैक्स एग्जम्पशन फिर कंटिन्यू होगी. तो कमिश्नर ये चीजें डिमांड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कि उसमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम हो, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स हो, नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिग्नेचर वाले ऑडिटेड अकाउंट्स हो, नंबर 2 इनकम एंड डोनेशंस की रिसीविंग और पब पेड जो किया हो वो मौजूद हो, और लिस्ट ऑफ डोनर्स बेनिफिशियरीज मौजूद हो, उनके एड्रेसेस मौजूद हो, अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ यूटिलाइज फंडिंग एंड दैट फंडिंग विच इज नॉट यूटिलाइज, व्हाई इट इज नॉट यूटिलाइज. Commissioner is going to ask you. So only then the exemption status is going to be continued. There are certain references. Before going through the detail of each and every reference, today's lecture was the second part of the legal framework governing non-profit sector organizations in Pakistan, and we have thoroughly found out that there are various organizations which are registered under the Societies Registration Act, and there are various organizations which are registered under Trust Act. There are various organizations which are registered under Waqf Muslim Trust Act. और उसके एक तरीकाकार है, एक फॉर्म है, एक उसको करने का एक तरीकाकार है. And if we go into the detail of the references, then all the references are taken
from the very good sources, and they are all from the government of Pakistan published publications and researches, mostly done by the non-government sector organizations and government of Pakistan in Pakistan. The memorandum was given by one of my links, and I have requested them, Mr. Iftikhar and Mr. Imran Khan Jogizai, so that to give me this memorandum so that I can read it thoroughly. As far as this is concerned, I'll definitely going to share with you the copy of it, and at the end of the day, I'll must say that one has to abide the rules and regulations of the acts or the ordinances, because law is there to help you. If you follow law, then it takes years to build. If I give you a quotation of this, that it takes years to build a good reputation, but only seconds to destroy it. इज्जत कमाते कमाते आपको सेंचुरी गुजर जाएगी, वक्त लग जाएगा, लेकिन इज्जत जाते जाते 1 मिनट लगता है। और मैं ये इस चीज़ से कह रहा हूँ कि वंस यू आर अ रजिस्टर्ड एनजीओ, तो फिर तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई बंदा पकड़ नहीं सकता, आपको बंदा कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप किस ऑब्जेक्टिव के तहत काम कर रहे हैं, आपको कौन, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगेन आप टैक्स को एवेड भी करवा सकते हैं। और अगर आपकी रजिस्टर्ड एनजीओ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो फिर कोई मुजायका नहीं, आपको डोनर्स जो हैं वो एक ऑनेस्ट एंटिटी समझ के आपको फंड भी करेंगे, और उसको आपने रियल सेंस में अप्लाई करना है। अगर आप इसको 2 सालों तक या 3 सालों तक इस चीज को लीगली अप्लाई करते रहेंगे, तो फिर आपको यूनाइटेड नेशंस की कंसल्टेटिव जो स्टेटस है वो भी मिल सकता है। सो अगेन, this was the end of from my side as far as lecture number 9 is concerned, which is legal frameworks governing non-profit sector organizations. And the next coming lectures, जो 2 lectures आ रहे हैं 10वां और 11वां, उस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ एनजीओस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट स्पेशली इन पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन का क्या पर्सपेक्टिव है। तो उस वक्त के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।